गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने लास्ट जो किया था उसमें मास और वेट के बीच में डिफरेंस कर लिया था और मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, टॉपिक है क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ऑन weight of an object on मून। मून पर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लिया हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एक, ये तो हमने अर्थ मान ली, और अर्थ के सरफेस पर ये हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, जिसका मास है m। मास है इसका, जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है m। अर्थ का जो मास है ये हमने मान लिया me। अर्थ की जो रेडियस होगी, अर्थ की जो रेडियस आएगी दैट इज re। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एयर, जो ग्रेविटी होगी अर्थ के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g फॉर अर्थ दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ग्रेविटी का, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे ग्रेविटी फॉर अर्थ। तो ग्रेविटी फॉर अर्थ कितना आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल G सबके लिए कांस्टेंट होता ही है पूरे यूनिवर्स के लिए, मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ, अर्थ पर वेट कितना होगा, तो वेट एट अर्थ दैट इज इक्वल टू मास इनटू में ग्रेविटी। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेट का, वेट क्या होता है mg। तो वेट एट अर्थ कितना आ जाएगा, मास कितना है ऑब्जेक्ट का m मल्टीप्लाई जीई, जीई कितना है कैपिटल G कैपिटल ME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। तो ये आएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब हम जो है क्या कंसीडर करेंगे, मून का सरफेस कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास हमने मान लिया मून है, ये मून की रेडियस है, तो मून की रेडियस हमने मान ली m, मास मान लिया इसका कैपिटल M, और इसके सरफेस पर वही ऑब्जेक्ट रखा है जो अर्थ के सरफेस पे रखा था, तो इसका जो मास है इस ऑब्जेक्ट का दैट इज स्मॉल m। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी जो है, हेयर ग्रेविटी फॉर मून, मून के लिए ग्रेविटी निकालेंगे कैपिटल G मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून कितनी है हमारे पास rm, इसका स्क्वायर। देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून, तो मून पर उसका वेट कितना होगा, तो वेट एट मून इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास इनटू में ग्रेविटी ऑफ मून। तो Wm जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये जो आएगा दिस इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो मून के सरफेस पर इतना वेट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या है,
वेट एट मून डिवाइडेड बाय इसके लेफ्ट में क्या है, वेट एट अर्थ इज इक्वल टू इसके राइट में क्या है, m कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके लेफ्ट में क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। एक m से m कैंसिल, g से g कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, Wm अपॉन We इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, मास ऑफ अर्थ। यहाँ से ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी सोल्व करके। ठीक है, अब इसमें आपको सभी वैल्यूज़ जो है वो रख देनी है। तो यहाँ जो है, यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ मून, मून का जो मास है वो होता है 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में मास तो हो गया रेडियस ऑफ मून, मून की जो रेडियस होती है वो होती है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। और रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू, अर्थ की रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, सॉरी इसमें ये जो है आपके पास मून की रेडियस ऑफ अर्थ है, ऊपर वाली जो है अर्थ की 6400 किलोमीटर होती है। तो अर्थ की जो रेडियस है वो आपके पास ये है, और मून की रेडियस अर्थ से कम होती है तो मून की आपके पास कम आएगी, दैट इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Wm अपॉन We इज इक्वल टू, तो यहाँ से वैल्यूज रख, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी इसमें, मास ऑफ मून मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.37 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून, तो मून की रेडियस कितनी है 1.74 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24। इन सब को सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो सोल्व करने के बाद में ये बचेगा 1/6। कंप्लीट को काट के सोल्व करोगे जब इसको, तो यहाँ से Wm जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू में We। मतलब इससे हमें क्या पता लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पर जितना होगा तो मून पर उस ऑब्जेक्ट का वजन उसका 1/6 हो जाएगा। जैसे मतलब हमारे पास मान लो कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैव ए वेट ऑफ 60 न्यूटन एट surface of earth, then find its weight at surface of moon। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ के ऊपर, वेट एट अर्थ दैट इज 16 न्यूटन, देन मून पर वेट कितना होगा
तो मून पर वेट होगा, अर्थ पर जो वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो मून के सरफेस पर वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 होता है अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसका 1/6 पार्ट होगा कहाँ पर, मून पर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसके सरफेस पर, जो मून का सरफेस है उसके ऊपर। इसी तरीके से हम किसी भी दूसरे प्लेनेट के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट का वेट निकाल सकते हैं यदि हमें उस प्लेनेट की रेडियस के बारे में पता है और उस प्लेनेट के जो क्या नाम है मास के बारे में पता है। ठीक है, तो जैसे जुपिटर है, जुपिटर का साइज बड़ा होता है तो उसके ऊपर जो वेट है वो बढ़ जाएगा। मून का साइज अर्थ के कंपैरिजन में कम है तो वहाँ पर वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर वेट की वैल्यू अलग अलग आती है। जहाँ पर जी 0 होगा वहाँ पर वेट भी 0 हो जाता है स्पेस में जैसे। तो ये हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है वो ख़त्म है। अब इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं कुछ एक। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। दो स्फीयर है और उन दोनों स्फीयर का जो मास दे रखा है वो 20 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो स्फीयर हैं और दोनों स्फीयर का मास जो है, फर्स्ट स्फीयर का मास वो भी 20 kg है, सेकंड स्फीयर का मास वो भी 20 kg है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं d, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो मास है, मास की यूनिट SI किलोग्राम होती है, यहाँ किलोग्राम ही दे रखी है, और डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपके पास 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज करेंगे, जो बीच की डिस्टेंस है उसको 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास D आ गया। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला पता है, कितना होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G की वैल्यू कांस्टेंट फिक्स आपको याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट 20 kg, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट 20 kg डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर कितना, 0.5 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 0.25 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो नीचे का पॉइंट हट के आपके पास ऊपर 100 आ जाएगा। 25 से कैंसिल करोगे, 25 4 जा 100। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू दैट इज 1.067 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। इतना फोर्स आएगा उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन, A sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg when their centers are 20 cm apart। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो मास है, एक मास है 40 kg का m1 दैट इज 40 kg, और दूसरा जो मास है दैट इज 15 kg। ओके, और क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के बीच का जो इनका जो सेंटर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100 तो आपका आ जाएगा 0.2 मीटर। ओके, मास किलोग्राम में ही है। और कहता है कि जो ए स्फीयर ऑफ मास 40 किलोग्राम अट्रैक्टेड बाई ए सेकंड स्फीयर,
तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इनके बीच में, वो क्वेश्चन में दे रखा है 9.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका क्या होता है, कैपिटल जी। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ से। वैसे तो हमें जी की वैल्यू पता होती कितनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वेयर। हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल जी, तो डी स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, एफ डी स्क्वेयर अपॉन m1 m2। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू 10⁻⁷। डी का स्क्वायर तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई मास कितना 40 मल्टीप्लाई मास दूसरा कितना 15। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.04, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14, 54 जो 60, 600 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में जो हमारे पास फाइनली जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। ये वैल्यू आएगी हमारे पास जब इसको हम कंप्लीट को सोल्व करेंगे। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन सोल्व करना, और जो नहीं हो वो क्वेश्चन मुझे बता देना। तो यहाँ तक आपको इसमें करना है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके सेकंड टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट। फिर इसका टेस्ट लेंगे हम एक 20 मार्क्स का MCQ ग्रेविटेशनल का, जैसे कल परसों इसके न्यूमेरिकल होते ही है। ठीक है। तो इतना आपको तैयार करना है इसमें, और मैं अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चन सोल्व करके देखना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है।